मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कहानी बिरादरी बाहर, जो राजेंद्र यादव की कहानी है, उनका अध्ययन करेंगे। बिरादरी बाहर कहानी कुछ इस तरह है। यह अगर देखा जाए तो यह कहानी नहीं वरन आज के परिवेश की जीता जागता एक द्वंद्व उदाहरण है। कहानी की शुरुआत बेत की मूठ से कुंडी को 3 बार खटखटाया, तब जाकर भीतर बत्ती जली और चंदा ने आकर दरवाज़ा खोला। भीचे गले से पारस बाबू ने डांटा, सब के सब बहरे हो गए हैं, सुनाई ही नहीं देता। डर था कहीं आवाज़ ऊपर न पहुंच जाए। हालांकि ऊपर से इतने जोर शोर से बातें करने और ठहाके लगाने की आवाज़ें आ रही थी कि उनमें उनकी बात का सुना जाना संभव ही न था। पलटकर बैठक की कुंडी बंद करते हुए बोले, आधी रात हो गई, तुम लोगों की ही हा हा ही बंद नहीं हुई अभी तक। चंदा ने आधी बात सुनी, आधी नहीं। उसे ऊपर जा भागने की जल्दी थी। एक हाथ में पीठ के पीछे ताश छिपाए थी, उसकी जगह कोई और न बैठ जाए, इसलिए अपने पत्ते साथ ले आई थी। मालती जीजी पत्ता चल चुकी होगी, पीछे दरवाजे की तरह चुप सरकती हुई बोली, बाबूजी, हम तो सब आप ही की राह देख रहे थे। सभी लोग खाना खाने को बैठे हैं। मुन्ना दादाजी के साथ खाने को कहता कहता ही सो गया। आप ऊपर फेंक दो नाली में ससुरे को, मुझे नहीं खाना। उन्होंने बेत कोने में रखी टोपी खूंटी से लटकाई और बोले। इस बीच पीछे सरक कर चंदा ने ताश वाले हाथ को चौखट पर टिका लिया था। पीछे तो बाबूजी देख लेंगे, कुछ छिपाए हैं, पूछेंगे क्या है। ऊपर सुनाई पड़ा, मालती की चाल है, मालती तुम पत्ता चलोगी। वह अपराधी जैसी मुद्रा बनाकर और पीछे सरकी। झटके से मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने को ही थी कि पारस बाबू का नाराज स्वर सुना, जो बना हो सो यहीं दे जाओ। घर में पकवानों की खुशबू छाई थी। अभी, अच्छा अभी लाती हूँ। जान बची कि संतोष और भली लड़की की तत्परता से वह बोली और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ पहुँची। डर था कहीं बाबूजी फिर बीच में ना बुला ले। उनके चलने से एक बार टट्टर आंगन पर पड़ा लोहे का जाल झनझनाया और फिर तरह तरह स्वर आते रहे। पत्ते लेकर कहाँ चली गई थी, अपनी चाल चल जाए या पत्ते गौरी को दे दे। अम्मा बाबूजी खाना नीचे ही मंगा रहे हैं। अब सभी को खाना लगा दे दी गौरी। विजय की बहू तो रसोई में ही है, फिर क्या मिश्रानी आधी रात तक बैठी रहेगी। सभी तो भूखे होंगे, जीजा जी तो भूख क्यों होगी। विजय भैया के साथ उल्टा सीधा खा आए हैं ना। चंदा, तू बाबूजी की थाली नीचे दिया। हाँ, हमें एक भी बाजी शांति से नहीं खेलने दी जाए। जब से किसी न किसी बहाने उठा रही है। ला तेरी बाजी मैं खेल लूँ। देख नए आदमियों के सामने यूँ इतराते नहीं, क्या कहेंगे जीजी जी। छोटी साली ऐसी है, उसे खेल लेने दीजिए ना। मालती तुम जाकर परोस दो। छोटी भाभी आप बैठिए। अच्छा मैं ही जाती हूँ। फिर टट्टर झनझनाया। मालती का स्वर,
यह मालती का स्वर था। वही टेढ़े मेढ़े पंजे रखकर टट्टर पर चलती रसोई में गई। मालती खाना लेकर आई तो पारस बाबू खाना फेंक देंगे। जोधपुरी कोट के सारे बटन खोलकर दोनों हथेलियां इधर उधर टिकाकर वे तख्त पर बैठ गए, मानो बहुत दूर से चलकर आए हों और सुस्ता रहे हो। फिर कोट उतारकर पास ही रख लिया और पीछे दीवार से पीठ टेक ली। वह सब के सब वही बहस कर रहे हैं, कोई हिलेगा नहीं। यह चंदा तो परले सिरे की कामचोर है। इसे ऊपर जाकर इतनी जोर से यह कहने की क्या जरूरत थी कि बाबूजी नीचे खाना मंगा रहे हैं। सब विजय की माँ की सह है। इतना बिगाड़ दिया है बच्चों को कि कुछ न पूछो। अब पड़ी पड़ी सब सुन रही होगी। यह तो नहीं कि उठकर डांट दे। आंखों में ही तो दवा पड़ी हुई है, कान तो नहीं। आंखों में ही तो दवा पड़ी है, कान में तो नहीं फूटे। मुंह में जुबान तो बाकी है। कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि नए आदमी के सामने तो नाम उजागर न हो घर का। गुस्से में ही झटके से उठकर पारस बाबू ने कोट टांगा और बत्ती बुझा दी। अभी कौन सा खाना आया जाता है, अभी तो 3 घंटे बहस होगी। पता नहीं क्यों बत्ती अच्छी नहीं लग रही है। फिर ऊपर से शायद नीचे बैठक का कुछ हिस्सा दिखता हो। चुपचाप दलान में निकल आए। गुसल खाने में अंदाज से ही हाथ धोए। दलान के पार आंगन है, उसी पर टट्टर पड़ा है। ऊपर के सामने वाले दलान में चारपाइयों या मूढ़े कुर्सियों पर बैठे बैठे सब के सब ताश खेल रहे होंगे। ऊपर रोशनी है, नीचे अंधेरे में खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो इन्हें कोई देख थोड़े ही पाएगा। पेशकार के पास बैठे बैठे भी उन्हें अफसोस हो रहा था। एक बार इस नए आदमी को देखे तो सही कि आखिर मालती ने इसमें ऐसे क्या पाया। वे जरा खंभे की आड़ में खड़े होकर ऊपर देखने लगे। दलान में आड़ी करके 2 चारपाइयाँ डाली हुई है। बीच में मेज है, उसी पर ताश पड़ते हैं। हाथ उठते गिरते दिखते हैं। टट्टर की ओर संजय और विजय आमने सामने बैठे हैं। संजय के बाद हरे ब्लाउज वाली बाँ है, मालती ही होगी, नहीं शायद गौरी है। विजय के बाद एक कुर्ते का हिस्सा है, उसी नए आदमी की बाँ है। ठीक सामने आड़ करके चंदा इस तरह खड़ी है जैसे जाते जाते रुक गई हो। फ्राक वाली पीठ ही दिखती है। इसके अलावा सब अनुमान करना पड़ता है। एक सीढ़ियाँ चढ़कर देखे तो शायद और भी कुछ दिखे। उस तरफ से चंदा की आड़ भी नहीं आएगी। वे अनजाने ही एक आध कदम उधर बढ़े भी, लेकिन ऊपर की रोशनी 2 एक सीढ़ियों पर आती थी। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वे कंधे ढीले डालकर लौट आए। फिर तख्त पर दीवार से टिककर आ बैठे तो पेशकार सक्सेना की बात नए सिरे से याद हो आई। इतनी देर पुल पर बैठे बैठे राजनीति की बातों से, महंगाई की बातों से और बढ़ती हुई आचारहीनता के बारे में बातें करके मन बहला रहे थे, लेकिन उस बात से गुस्सा और ताज़ा हो गया। दोपहर भर तो मंदिर के वाचनालय में बैठकर सारे अखबार पढ़े थे। फिर बैठे बैठे पीपल के हिलते पत्तों के पार नीले साफ आसमान को देखते रहे। पतंगे उड़ती दिखी तो ख्याल आया सांझ हो आई है, चलो पेशकार की टाल का ही एक चक्कर लगा आए। समय कुछ तो बीतेगा। जानबूझकर लंबे रास्ते से ही बहुत धीरे धीरे वे उधर चल दिए। सारे गारे और ईंटों की कच्ची चिनाई से दीवारें खड़ी करके पेशकार ने टाल के भीतर ही टीन डलवा कर बरामदे नुमा कमरा बनवा लिया है। वहीं तख्त पर एक मुंशियों वाला डेस्क रखकर
वह खुद बैठा रहता है। सामने दो तीन बूढ़े, टीन की एक कुर्सी पड़ी है। टाल पर भी निगाह रहती है और बैठकबाजी भी चलती रहती है। डेस्क पर फैले रजिस्टर में लिखना छोड़कर पेशकार साहब बोले, आइए आइए पारसनाथ बाबू, बैठिए। कहिए, डॉक्टर ने क्या बताया? ऑपरेशन हो गया? टाल के दूसरे सिरे पर कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ गूंज रही थी। थके से पारस बाबू बैठ गए। कहाँ पेशकार साहब? ऑपरेशन परसों होगा, कल जाकर भर्ती कर देना है। बड़ी परेशानी है। तुम जानो, पैसा पैसा पैसा। हर आदमी पैसा चाहता है। डॉक्टर से सारी बातें तय हो गई है, सच बात है। मगर नर्स और कंपाउंडर लोग लगे हैं कि उन्हें भी कुछ अलग से मिल जाए। अंधेरा पहले भी था, लेकिन इतना तो हमारे तुम्हारे ज़माने में नहीं था। 30-35 साल के अनुभव भरकर पेशकार साहब हल्के से मुस्कुराए। अंधेरे की क्या बात है पारसनाथ बाबू? अरे, जिंदगी मौत का सवाल होगा। आपको होगा। वो लोग अपना हक क्यों छोड़े? अरे बाबा, तो हम मना कब कर रहे हैं? देंगे भाई, सबको देंगे। पेशकार साहब भी शायद सारे दिन लकड़ियां तुलवाते तुलवाते उब गए थे। कुछ चुप रहकर निहायत लापरवाही से पूछ बैठे, मालती भी तो आई है ना? बात उन्होंने जानबूझकर आधी छोड़ दी। हाँ। पारस बाबू का दुखता फोड़ा फिर रिस उठा। सांस लेकर बात टाल दी। संजय विजय कल आ गए थे? अकेली आई है या? पेशकार साहब ने रजिस्टर सामने खींच लिया। हल्की हल्की शैतान मुस्कुराहट आंखों में छलक पड़ रही थी। एकदम पारस बाबू की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। उन्होंने पेशकार साहब की शैतानी भापी तो तन बदन तिलमिला उठा। मन हुआ सारा लिहाज ताक पर रखकर कोई कड़ी सी बात तड़ाक से कह दे। तू टके का पेशकार, मेरे सामने क्या जबान खोलता है? विलायत में तेरे बेटे ने मेम डाल ली है ना? तो तू समझता है कि नकटा तो चाहेगा है कि सभी की नाक कट जाए। मन ही मन ये सारे सवाल जवाब करने से उन्हें लगा कि पेशकार का सवाल बेकार चला गया है और उसका जवाब देने की अब जरूरत नहीं रही। मूढ़े के हथों पर धीरे धीरे उंगलियां चलाकर दार्शनिक भाव से बोले, पेशकार साहब, बहुत सी बातें आदमी खुद करता है, बहुत सी उसे करनी पड़ती है। विजय की माँ ने सारा घर सिर पर उठा रखा था, महीनों से नींद हराम कर दी थी, ऑपरेशन कराने को तैयार ही नहीं होती थी। ले बोली, एक बार इन आँखों से सारा परिवार देख लूं, क्या पता ऑपरेशन के बाद आंखें रहे ना रहे। अरे कहाँ की बातें पारस बाबू, आँखों का ऑपरेशन भी अब कोई ऑपरेशन रह गया है? आजकल तो लोग फेफड़े बदल देते हैं। अभी मैं उस दिन अखबार पढ़ रहा था, पेशकार ने पानों की डिबिया खोली, गीले कत्थे से सना कपड़ा इधर उधर किया और पान पारस बाबू को पेश किए। पारस बाबू ने मना कर दिया, नहीं आज नहीं, आज दाढ़ में कुछ दर्द सा महसूस हो रहा है। फिर अपनी बात पकड़ी, मैंने तो बहुत समझाया, डांटा भी, 1 साल टाल दिया, लेकिन आप जानो, औरत तो औरत ही है। आखिर गौरी, मालती, संजय, विजय सभी को बुला लिया। दाढ़ में दर्द नहीं, अनिच्छावश उन्होंने मना किया था, लेकिन लगा सचमुच दर्द होने लगा है। संजय विजय की बहुएं भी तो आई होगी। पेशकार ने बात फिर सरकाई। हाँ, बहू बच्चे सभी आ गए हैं। आपके यहाँ तो बहुएं पर्दा करती है? पेशकार ने जरा डर के स्वर में पूछा। हाँ जी, उनका बस चले तो सिर पर भी कपड़ा ना ले। वो पर्दा क्यों करेगी, मैं कराता हूँ। इससे बहू पलटकर जवाब तो नहीं देगी? कम से कम इस बार
जरा गर्व से पारस बाबू ने कहा। उन्हें पता था पेशकार के बड़े लड़के की बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। उसके डर से वे सारा दिन टाल में पड़े रहते हैं। उठती हुई गहरी सांस दबाकर पेशकार ने कहा, तब तो अच्छी खासी चहल पहल होगी। तकदीर वाले हो पारस बाबू। हाँ, मानो पहली बार पारस बाबू को सचमुच ज्ञान हुआ कि वे कितने तकदीर वाले हैं। बेटे बेटियों की शादी ब्याह हो गए, सब अपने अपने घर सुखी हैं। लेकिन तभी एक कांटा कसक उठा। काश मालती ने यह ना किया होता। उनकी विचारधारा को काटकर बिना किसी प्रसंग के अचानक चुटकी से पान के तंबाकू डालते हुए पेशकार ने कहा, अरे तुम भी क्या गांठ बांध कर बैठे हो पारस बाबू। छोड़ो, लड़का अच्छा है, माल्टी खुशी है, बस तुम्हें तो यही चाहिए था ना। बाकी तो दूरियां बटकी ही है साली। मुड़त हो गई 2 साल से ऊपर हो गया है और तुम हो कि। और उठकर वे पिक थोपने दूसरे कोने की ओर झुक गए। पहले तो इस बात पर पारस बाबू चौंके, लेकिन फिर जिद्दी बच्चे की तरह चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। उत्तेजना से उनकी उंगलियां फड़कती रही। टाल के दूसरे सिरे पर लकड़ी का एक कुंदा जमीन पर डाले आमने सामने खड़े दो मजदूरों की बार बारी से पड़ती कुल्हाड़ियों की ठक ठक उनके दिमाग पर पड़ती रही। उठने का उपक्रम करते हुए अचानक तैस से बोले, तो सारे समाज सुधार का ठेका हमने ही लिया है। नहीं लिया है तो मुझे बताओ अब क्या करोगे। उतनी ही तेजी से बची पीक को घूट भट कर पेशकार ने पूछा, फिर बड़ी आत्मीयता से समझाने लगे, भैया मेरे ये आजकल के बच्चे सचमुच अब क्या करेंगे। कई बार इन पिछले 2 सालों में पारस बाबू ने यह सवाल अपने आप से किया है। खैर, एक बार संजय विजय में से कोई ऐसा कर लेता तो शायद दर गुजर ही जाते, लेकिन मालती से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यो जबान दराज और अव्वल नंबर की जिद्दी तो वह जन्म की ही है, लेकिन यहाँ तक बढ़ जाएगी यह कल्पना से बाहर था। ऐसा ही पता होता तो क्यों वे उसे संजय के पास छुट्टियों में भेजते और उन्हें यह दिन देखना पड़ता। और तो और संजय की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे। हिम्मत तो देखो, मुझे ही लिखता है। लड़का अच्छा है, मालती खुद काफ़ी समझदार है, गैर जाति का जरूर है। सो आजकल वाह रे, आजकल दोनों लड़कों में से कोई भी सामने होकर ऐसा कहता तो जबान खींच लेते। गुस्सा तो ऐसा आया कि अगली ट्रेन से जाकर माल्टी का झोटा पकड़कर खींच लाए। बड़ी आई समझदार की बच्ची, ये करेगी लव मैरिज। ला मैं निकालता हूँ तेरी लव मैरिज। उन्हें याद है उस दिन उन्होंने कैसे खाने की थाली टट्टर पर फेंक दी थी। कटोरियाँ चम्मच सब झनझन करते नीचे आंगन में आ गिरे। और कैसे वे पांव पटक पटक कर विजय, संजय, उनकी माँ मालती और उस गैर जाति के लड़के को घंटों गालियाँ सुनाते रहे थे। तुम्हारे ही बिगाड़े हुए हैं, लो और देखो स्वर्ग। कांपते हाथों से चिट्ठी को विजय की माँ की आंखों के आगे झटकार झटकार कर जाने क्या क्या बकते रहे। फिर पागलों की तरह तालियां बजा बजा कर हंसते गाते रहे। आहा रे मेरी बेटी, आहा रे मेरा बेटा, खूब नाम कमाया है पुरखों का। उसी शाम उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था।
ट्रैक्टर की झंझनाहट से ध्यान टूटा। अंधेरी बैठक में बैठे बैठे उन्हें लगा मानो पिचकार की टाल की कुल्हाड़ियाँ अभी तक उनके दिमाग में बज रही है। माथे पर हथेली फिरे और नाक के ऊपर एक मोटी सी सलवट को मुट्ठी में पकड़े आंखों में बंद किए रहे। ट्रैक्टर की झनझनाहट से ध्यान टूटा। अंधेरी बैठक में बैठे बैठे उन्हें लगा मानो पेशकार की टाल की कुल्हाड़ियाँ अभी तक उनके दिमाग में बज रही है। माथे पर हथेली फेरी और नाक के ऊपर एक मोटी सी सलवट को मुट्ठी में पकड़े आंखें बंद किए। बाबूजी, तभी झिझकता सा स्वर सुनाई दिया और भक से बिजली जल गई। उसके दूसरे हाथ में परोसी हुई थाली थी। यह कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अरे, आप तो अंधेरे में ही बैठे हैं, मैं समझा हाथ मुंह धोने गए हैं। आगे कहानी में क्या होता है अगले अंक में। धन्यवाद।